देखिए बाद आपका स्वागत है। किसके सिर ताज होगा, धीरे धीरे राउंड पूरे हो रहे हैं और राउंड के साथ नेताओं के अराउंड बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि कभी परिणाम इधर होंगे, कभी परिणाम उधर होंगे। वल्लभनगर से शुरू करते हैं। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव तीसरे राउंड में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत आगे है। मार्जिन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 1432 वोटों से आगे चल रही है। 15,000 के आसपास वोटों की गिनती हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे हैं, लेकिन ये मार्जिन अगर आगे बढ़ता चला गया तो फिर थोड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए यहां हो जाएगा। लेकिन इन 1432 वोटों के साथ कांग्रेस थोड़ा सा बेटर फील कर रही होगी, अच्छा फील कर रही होगी। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रतिष्ठा यादव, 3 राउंड पूरे हुए हैं वल्लभनगर के अंदर, 1432 वोटों का मार्जिन है, 15,000 के आसपास की काउंटिंग हुई है। आपको लगता नहीं वाकई में ये मार्जिन कम है? मार्जिन बढ़ेगा, जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिन का डिस्टेंस है वो भी बढ़ता ही जाएगा। ये पूरा मेरे को पूरी उम्मीद है अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। ठीक है, रवि हमारे साथ बने हैं। रवि, 3 राउंड के अंदर 1432 वोटों का मार्जिन प्रीति शक्तावत के पक्ष में। ये क्षेत्र जरा बताइए, क्या मेवल का क्षेत्र है जिसका बार बार जिक्र होता है, और वहां कोर वोट बैंक किसका रहता है? आप इसको बेहतर स्थिति मान रहे हैं इन 3 राउंड के बाद, या आपको लग रहा है कि मार्जिन और बढ़ना चाहिए था? देखिए ब्रजेंद्र, इस पूरे मामले को मैं विश्लेषित करूं तो अभी तक कुल 15,000 से ज़्यादा वोटों की गिनती हुई है। चौथा राउंड हालांकि काउंटिंग का शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि शुरुआती चरण में जो ईवीएम ओपन हुई वो वल्लभनगर इलाके की हैं। वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर ट्रोपोलॉजी को समझेंगे तो चित्तौड़ उदयपुर हाईवे का एक साइड जो वल्लभनगर मुख्यालय है वो वोट बैंक वो एक पूरा हिस्सा आता है, और दूसरा हाईवे के इस तरफ का जिसमें कि वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के गढ़ यानी कि भिंडर, कानोड़ और बाकी के जो बड़े कस्बे हैं वो आते हैं। तो एक बड़ा जो हिस्सा है वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का वो इस हाईवे के इस तरफ आता है जिसमें भिंडर, कानोड़ और ये इलाके हैं। तो इस इलाके की जो ईवीएम है अभी खुलना बाकी है। अभी जो शुरुआती दौर में ईवीएम्स ओपन हुई वो वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का वल्लभनगर जो कस्बा है उस इलाके की है। यहां से 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, टोटल 4 में से, जिनमें उदयलाल डांगी इस इलाके से बिलोंग करते हैं और हिम्मत सिंह झाला जो भाजपा के कैंडिडेट है वो इधर से बिलोंग करते हैं। इन सबके बावजूद भी प्रीति शक्तावत को 6,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। उदयलाल डांगी को तकरीबन 4,000 वोट मिले हैं। हिम्मत सिंह झाला को तकरीबन 3100 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, अभी जैसे जैसे जिस इलाके में जो पाउच है उनके गढ़ जो हैं उन इलाकों की ईवीएम्स ओपन होंगी तो ये जो वोट का गणित है वो थोड़ा सा आगे पीछे। आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष जी, जिस इलाके से प्रत्याशी खड़ा है उसी पर तीसरे पायदान पर अब ऐसा तो नहीं कि उदयलाल डांगी के वोट को भी बीजेपी के साथ ही काउंट कर चलेंगे? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है अभी हमको थोड़ा सा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक परिणाम जब सेटल होने लगेंगे तो हमें लगता है कि ये जो मार्जिन है वो भी कम होगा, और हम जो अभी आप बता रहे हैं कि तीसरे पायदान पर इससे अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। नहीं, अच्छी स्थिति में तो आ जाएंगे सर। मैं तो विश्लेषण की स्थिति की बात कर रहा हूं कि क्या ये माना जाए कि उदयलाल डांगे जिसको बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं इस इलाके में, नहीं ये देखिए मैं बीजेपी के वोट होंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो देखिए पूरे क्षेत्र में ही व्यापक रूप से प्रभावी है, लेकिन जैसे आपसे मैं आपके संवाददाता को वहां से सुन रहा था तो उसने स्पष्ट किया है कि जो उदयलाल डांगी उसका एरिया भी वही है जो वल्लभनगर जहां से अभी काउंटिंग हो रही है। प्रत्याशी का भी वही है सर, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया। नहीं, हम तो देखिए नेशनल पार्टी है, हर जगह हमारा कार्यकर्ता का बेस रहता है, चाहे वो भिंडर वाला क्षेत्र हो, चाहे वल्लभनगर क्षेत्र हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो, कानोड़ क्षेत्र हो, हमें सब जगह से सफलता मिलेगी। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और देखिए आशीष जी, वेट तो करें, लेकिन महेश जी इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि दिया तले अंधेरा होता है। कहीं ऐसा ही तो यहां नहीं हो रहा कि जहां से प्रत्याशी वहीं पर दूसरे प्रत्याशी बाजी मारे। एक तरफ काडर बेस पार्टी और दूसरी तरफ उस काडर बेस पार्टी का एक बगावत करने वाला प्रत्याशी वो ज्यादा वोट लेकर जा रहा है। देखिए इसका मैंने बताया था कि एक मतलब उनका अगर यूं देखें उदय डांगी जी का तो वो भी बीजेपी के रहे हैं जी, और दूसरा आपके जो भिंडर साहब हैं वो भी क्या कहते हैं बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वोट डिवीजन हुआ है। अगर यूँ देखे जाए कुल मिला 2 राउंड, अगर जैसे बता रहे हैं कि आप 3,000 उनको और 3,000 6,000,
तो 6,000 और कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहे हैं 6,000 के आसपास में। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि वोट डिवीजन हो रहा है। अब ये कह और रहे ये हैं कि अगर भाजपा के डांगी जो को मना लिया जाता वक्त रहते तो बीजेपी यहाँ पर आगे होती, 1,000 वोट से आगे होती। आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल है, मेरा ये कहना है कि ये जो मतलब जो गुटबाजी से या टिकट के कटने से या मतलब और भी कुछ आप कह सकते हैं, तो इसकी वजह से भाजपा का पलड़ा हल्का हो सकता है, कारण कि वहाँ टिकट जो है कि झाला को दिया गया है, तो उसके खिलाफ भी एक भावना बह रही है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, हालांकि ये तो जब पूरे राउंड हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा परिणाम क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मान लेते हैं अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या दीपावली पर भिंडर साहब और डांगी साहब को विशेष गिफ्ट कांग्रेस देगी? नहीं, इसकी ऐसे कैसे देंगे? कांग्रेस तो जीत ही रही है, साफ तौर पर जीत रही है, और इसमें कोई जीत जाती जैसे शब्द यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये देख लेना, शाम तक आपके सामने आ जाएगा। इसमें बड़ी भूमिका तो डांगी साहब की और भिंडर साहब की भी रहेगी। ये तो बीजेपी की आपसी लड़ाई है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, कांग्रेस वाले क्या कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहले भी जीते थे, यहाँ पर तो कोई ऐसी दुविधा जैसी सिचुएशन थी नहीं। तो अभी सत्तावत जी पहले भी जीते थे और अब उनकी वाइफ लड़ रही है, तो यहाँ हम एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, ये तो मानेंगे ना कम से कम कि बीजेपी के फूट से कांग्रेस को फायदा हो गया, रहा आसान हो गया, ये तो मान लेंगे। देखो, फूट जहाँ होगी वहाँ नुकसान तो होता ही है, ये तो आपको भी पता है, और ये तो बीजेपी वाले भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, फूट पूरे राज्य में, पूरे संगठन में नजर आ रही है। फूट क्या वाकई में बीजेपी के लिए मुसीबत साबित करेगी या नहीं करेगी? थोड़े थोड़े जैसे चरण पूरे होते जाएंगे परिणाम साफ होते चले जाएंगे। धैर्यवत का रुख कर लेते हैं। दरअसल प्रतापगढ़ के अंदर वोट काउंटिंग हो रही है। मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल बने हुए हैं। पीके, कितने राउंड पूरे हो चुके हैं और वर्तमान तस्वीर क्या है? विजेंद्र, अभी देखें तो 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं जिस प्रकार से देखा जाए तो जो पहले राउंड की मतगणना थी वो जिस इलाके से चली वो 3 राउंड तक लगातार लसाड़िया क्षेत्र से चली थी, जो कन्हैयालाल का इलाका था। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा अच्छी तरह से पिछड़ी थी। निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, तो माना जा सकता है कि या तो कांग्रेस ने सेंध लगाई थी या फिर कन्हैयालाल की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी 5वें राउंड में अपन देखें तो 5वें राउंड पे भी खेत सिंह ने बढ़त बनाई है मामूली सी। जिस प्रकार से यहाँ के कांग्रेस के नगराज को 2264 मत मिले हैं तो खेत सिंह को 2362 मत मिले हैं। हालांकि अभी टोटल करके देखा जाए तो चौथे राउंड तक 1185 मतों से जहां कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी बढ़त अभी जिस प्रकार से भाजपा ने बनाई है वो कितना मेंटेन कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता गदगद हैं निश्चित तौर पर, और ये सोचने वाली बात है कि जिन इलाकों से भाजपा को बड़ी उम्मीद थी, लग रहा था भाजपा को कि यहाँ उनका गढ़ है, कन्हैयालाल का क्षेत्र है, अच्छे वोट मिलेंगे क्योंकि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया था। जिस प्रकार से संगठन में दायित्व भी दे दिया गया था, उससे लग रहा था कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बना रही है उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो कन्हैयालाल की नाराजगी का परिणाम है या फिर देखना चाहिए तो कांग्रेस ने वहां सेंध मारी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से 5वें राउंड में कुछ मतों से आगे आई है भाजपा, उसे देख करके तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उठापटक चलेगी, लेकिन आधे वोटों की काउंटिंग होने के बाद तो राउंड के बाद परिणामों में भी दिखाई देगी। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन महेश जी, जिस तरीके से आप मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस इलाके की काउंटिंग हो रही है वो दरअसल गौतम लाल मीणा जी का एरिया है, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा जी तो अभी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़े, तो मैं उनको गौतम लाल मीणा जी का ही एरिया मानकर चल रहा हूं। आपको लग रहा है कि ये नाराजगी वहां हो सकती है कि कन्हैयालाल को टिकट नहीं दिया, या यही हो सकता है कि कन्हैयालाल ही वहां नहीं चाहते कि बीजेपी का प्रत्याशी आगे की तरफ प्लस हो, क्योंकि 2023 देख रहे हो? जी, मैं यही कह रहा हूं कि इसका जो भाजपा को जहां सहानुभूति का वोट मिल सकता था, जहां उनकी परंपरागत वो जो सीट मान के चल रहे थे, वहां उस प्रत्याशी के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देना स्वयं में ही अपने आप ही हार स्वीकार करने की बात के रूप में मानता हूँ जी। अब वहाँ किस नेता के वर्चस्व की बात हुई, किसकी मतलब क्या कहता है नहीं मानी गई, ये सबको
पहले ही सोच समझ के हानि लाभ के समीकरण ध्यान में रखते हुए जी करना चाहिए था तय। नहीं, लेकिन सर भाजपा मैं इसको अलग अलग तरीके से विश्लेषण करूं, मेरा सवाल कन्हैयालाल मीणा को लेकर भी खड़ा होगा। जी, या तो अगर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था तो निर्दलीय लड़ना चाहिए था। अगर वो बीजेपी में वापस आए, उन्होंने एक पद को ग्रहण किया और उसके बावजूद अगर अपने ही क्षेत्र में वोट नहीं डलवा पा रहे, तो नैतिक तौर पर तो ये उनकी भी हार रहेगी। वो किस आधार पर आगे भी टिकट मांग सकते हैं जब अपने ही संवेदनाओं से भरे इलाके के अंदर अगर वो वोट ना डलवा पाए? ये मतलब एक बीच का रास्ता निकाला भाजपा ने कि मतलब जिसको टिकट नहीं दिया उसे मतलब आपके संगठन में जगह देती है। लेकिन होता क्या है कि जिसे नहीं मिलता है उसके समर्थक जो हैं वो फिर छितराए हुए देखते हैं कि हम नया कौन सा ठिकाना ढूंढें, और नहीं तो बागी तेवर अपना करके वो दूसरे पार्टी को भी सपोर्ट कर दें। अच्छा, क्योंकि जंग तो जमीन पर कार्यकर्ताओं की होती है, एक नेता बड़ा होता है तो कार्यकर्ता बड़े हो जाते हैं। अब वहां ये भी जंग रही होगी सर जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्यकर्ताओं की जंग रही होगी कि अचानक से जो अभी तक वर्चस्व में होंगे वो अचानक से साइलेंट हो गए होंगे। बिल्कुल यही होता है प्रत्येक हर वहाँ व्यक्ति, हर एक प्रत्याशी जो भी जीतता है उससे लोग बाग और उनके खास जो समर्थक होते हैं वो कुछ न कुछ आशा और संभावनाएं तलाशते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर जब उस प्रत्याशी को ही कुछ नहीं मिलता और उनको वेटेज नहीं मिलता तो निश्चित रूप से उसके समर्थक सवाल आपसे है सर, उनका जहां संवेदनाओं के आधार पर वोट को ग्रैब किया जा सकता था, जहां एक मुश्त वोट पड़ने चाहिए थे, वहां अगर वोटों का टोटा पड़ रहा है, अगर वहां वोट कम है, इसको लेकर मंथन करने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए विजेंद्र जी, हमको इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए आज जो उपचुनाव हो रहे हैं का परिणाम आ रहा है, ये भारत के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे हैं। इसमें 3 लोकसभा सीटें भी हैं और 29 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। आप देखिए यहाँ जो चुनाव हो रहा है इसमें से 2 लोकसभा के एमपी और 6 एमएलएज हमारे निधन के कारण ये सीटें रिक्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय स्तर पर तोलना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर आपने नहीं उसका मैं बता रहा हूं आपको, आप सुनिए मेरी बात। मैं सिर्फ 2 सीटों का जिक्र कर रहा हूं सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि आशीष जी मुझे सुनिए ना सर, रिक्त हुई है, मुझे बताइए अभी तक आपने एक भी तस्वीर देखी जो मैंने बाकी जगहों की दिखाई हो? नहीं, आप एक भी सवाल मैंने किया सर। आप परिवारवाद का प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न के लिए आपको समझना पड़ेगा। मैंने परिवारवाद पर अभी तक क्वेश्चन ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि संवेदनाएं जहां हो सकती थी हम क्यों नहीं दे पाए, वहां भी ग्रैब नहीं कर पाए। हमने पूरे इंडिया में एक पॉलिसी बनाई कि हम जो सांसद या विधायक जिनके निधन के कारण ये सीटें रिक्त हुई है, हम वहां पे उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। और ये पॉलिसी कब बनी सर? ये पॉलिसी बनी ना इसी में लागू हुई है। आप देखिए किसमें? यहाँ पे जो 8 सीटें थी, 8 सीटों में जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों का निधन हुआ, रामस्वरूप शर्मा जी का मंडी में निधन हुआ, नंद कुमार चौहान का खंडवा में निधन हुआ और 6 विधायकों का निधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के। 8 में से एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया। तो फिर धारेवाद अपवाद कैसे हो सकता था? बताइए, आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कठोर और साहसिक निर्णय लिया है, जिसकी आप जैसे समीक्षकों को, पत्रकारों को इसकी बहुत ही सराहना करनी चाहिए कि ऐसा निर्णय लेने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आप देखिए ऐसी मुझे लगता है राजनीतिक मुझे इसमें कोई समस्या नहीं सर। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, अगर सक्षम है तो क्यों ना राजनीतिक परिवार का आदमी आगे बढ़े। मुझे व्यक्तिगत तौर पर समस्या नहीं, मुझे समस्या होती है कि जब जिसमें कौशल ना हो, देखिए जिन्होंने खुद को प्रूव ना किया हो उनको लाकर खड़ा कर दे। विजेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, जहां तक धैर्यवाद सीट की बात है, देखिए कन्हैयालाल जो मीणा जी हैं उनके सुपुत्र हैं, वो 2 बार प्रधान रहे, वो राजनीति में एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देना चाहती थी, लेकिन अब केंद्र ने ऐसी पॉलिसी तय कर दी कि साहब हम वहां पे किसी परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल लागू हुई है, बाहर पब्लिक डोमेन में भी बताया गया था टिकट देने से पहले सर्कुलर जारी करके कि देखिए ऐसा है। डोमेन में बताया गया है कि 8 जगह भारतीय जनता पार्टी के जहां पे विधायकों और सांसदों के कारण रिक्त हुई, एक भी जगह पे हमने उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया। ये पब्लिक डोमेन में है, आप चेक कर लीजिए ना जी, इसमें कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन क्योंकि ये बात मैं आज सुन रहा हूं, मैं इससे पहले 5 बार डिबेट कर चुका हूं, मैंने इससे पहले किसी की जबान से नहीं सुना। या तो हो सकता है बीजेपी प्रवक्ता ही नहीं जानते हो इस बात को। नहीं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए ना। नंद कुमार चौहान हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे वहां पे मध्य प्रदेश से। नहीं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन महेश शर्मा जी लंबी डिबेट कर चुके हैं, हम कई बार कर चुके हैं। ये क्वेश्चन तब नहीं आ रहा था जब तक वोट पड़ रही थी, ये क्वेश्चन आज आ रहा है जब वोटों की गिनती हो रही है। आपने सर इससे पहले सुना, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको जी
कि एक प्रश्न उठता है कि भाजपा का मूल सिद्धांत है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए। जी इस परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए अगर मान लीजिए उसी परिवार के लोगों को टिकट दे दिया तो भाजपा जो आक्रमण की अपनी जो नीति अपना रही है वो एक उसको मतलब क्या कहते हैं विपरीत प्रभाव पड़ता उसका। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद चतुर्वेदी जी का ये इस और इशारा था कि वो परिवारवाद भाजपा परिवारवाद के विरुद्ध मतलब क्या कहता है रही है और वो इस बात की स्थापना करना चाहती है कि हम परिवारवादी नहीं है, हम एक नए यूथ को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। नई राजनीति में आगे, क्योंकि भाजपा को अभी ये तो है नहीं कि भाजपा अभी ही वो आगे 2024 की भी तैयारी कर रही है, 2023 की भी तैयारी कर रही है, इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय मतदाता की मानसिकता क्या है। उसकी मानसिकता ये है कि वो सहानुभूति के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जी का जिस तरह से मतलब शहादत हुई है उसके बाद में पूरे देश का मतलब क्या कहता है। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब एक महिला प्रत्याशी जीती है तो हमने देखा है कि उसका परिवार, चाहे वो पति हो, पिता हो या बेटे हो, वो भी सक्रिय उतने ही होते हैं और उनकी भी पैठ उतनी होती है और वो भी राजनीतिक तौर पर उतने ही सक्षम होते हैं। परिवारवाद तब समस्या उत्पन्न करता है जब जो जनता से जुड़ा ना हो, जो राजनीति में नया हो, उसको अचानक से परिवारवाद की वजह से लाकर आगे खड़ा कर दिया गया हो।